आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे लेक्चर पर। तो लास्ट कुछ लेक्चर से जैसे मैं आपको रीमन सम के बारे में बता रहा था, तो आज इस लेक्चर पे मैं आपको बताऊंगा कि डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ओवर द क्लोज इंटरवल a, b। जैसे हम इंडिफिनिट इंटीग्रल के बारे में हमने पढ़ा था कि कोई भी फंक्शन का इंडिफिनिट इंटीग्रल क्या होता है, दैट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल द एंटी डेरिवेटिव्स। तो वैसे हम आज जानेंगे कि डेफिनिट इंटीग्रल ऑफ फंक्शन ओवर द क्लोज इंटरवल क्या होता है। तो जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको रीमन सम के बारे में बताया था, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने रीमन सम का आइडिया लिया था कि व्हाट इज रीमन सम। तो उसी के मतलब रीमन सम के ऊपर के रिलेटेड ही हम डेफिनेट इंटीग्रल का डेफिनेशन के बारे में बताएंगे। तो चलिए पहले इसका हम डेफिनेशन लिखते हैं। तो जैसे कि सपोज अगर एफ ऑफ एक्स आपका एक बाउंडेड फंक्शन है, इज ए बाउंडेड फंक्शन over a closed interval a comma b, and if the limits of all the Riemann sum exist as norm of the partition E टेंड्स टू जीरो, इस केस में हम कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इंटीग्रेबल। ठीक है, और ये जो लिमिट आप यहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि जैसे रीमन सम का हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि आपके पास बाउंडेड फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इट इज अ बाउंडेड फंक्शन। बाउंडेड फंक्शन मीन्स फंक्शन का आपका मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू होगा। और एफ ऑफ एक्स अगर आपका बाउंडेड फंक्शन है ओवर द इंटरवल ए कॉमा बी, और हमने जैसे देखा कि हम कोई भी फंक्शन अगर बाउंडेड फंक्शन है उसका क्लोज इंटरवल में हम उसका रीमन सम हम बना सकते हैं। वी कैन चूज ए पार्टीशन एंड फॉर एवरी पार्टीशन वी हैव ए चॉइस ऑफ पॉइंट्स, और फिर हम रीमन सम हम क्रिएट करते हैं। तो ऐसे करके अगर हम सपोज हमारे पास बहुत सारे चॉइसेस ऑफ पार्टीशन है, हमने कुछ पार्टीशन ऐसे चूज किए कि जैसे एक पार्टीशन से जब दूसरे पार्टीशन में हम जा रहे हैं तो हम क्या देखेंगे कि नॉर्म ऑफ द पार्टीशन आस्ते आस्ते कम होता जाएगा। ठीक है, तो हम सोच लीजिए कुछ चॉइस ऑफ पार्टीशन लेते हैं सच दैट कि हम अगर एक पार्टीशन से दूसरे पार्टीशन में जाए तो हमारा नॉर्म क्या होगा, गोस टू जीरो। इन दैट केस अगर हमारा रीमन सम का लिमिट एग्जिस्ट करता है, अब यहाँ पे जैसे एक पार्टीशन के लिए आप बहुत सारे रीमन सम आप बना सकते हैं। ठीक है, जैसे हम इनफाइनाइट रीमन सम वी कैन क्रिएट फॉर ए सिंगल पार्टीशन। तो वैसे अगर हर रीमन सम का अगर लिमिट एग्जिस्ट करता हो, जब नॉर्म ऑफ द पार्टीशन टेंड्स टू जीरो, तब हम कहेंगे हमारा फंक्शन इंटीग्रेबल है। और हर रीमन सम का जो लिमिटिंग जो वैल्यू है, ठीक है, एग्जिस्ट करना चाहिए हर रीमन सम का लिमिट, और इक्वल होना चाहिए। सब जितने भी रीमन सम है सबका लिमिट तो एग्जिस्ट करेगा, प्लस वो सारे लिमिट्स आपका इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो जो लिमिटिंग वैल्यू है उसे वही हमारा फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रल कहलाएगा। तो यहाँ पे जैसे हम इसको हम मैथमेटिकली भी ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट के हिसाब से लिखा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि सपोज मैंने फंक्शन का रीमन सम, जैसे आप मेरे रीमन सम के बारे में जानने के लिए आप मेरे लास्ट लेक्चर को देखिए, वहाँ से आपका आइडिया हो जाएगा कि सपोज एफ ऑफ सी के इंटू डेल्टा एक्स के आप के इक्वल टू 1 to n आपने लिख लिया। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि लिमिट नॉर्म ऑफ द पार्टीशन टेंड्स टू जीरो। एंड नाउ यहाँ देखिए सी के, अब सी के जो पॉइंट है ये पार्टीशन में आप सी के देर आर सो मेनी चॉइसेस फॉर सी के, यू कैन चूज फॉर ए सिंगल पार्टीशन। ऐसा करके आप यहाँ पर चॉइस ऑफ पार्टीशन अपने कुछ पार्टीशन चूज किए, से फॉर एग्जांपल P0, P1, P2 एंड लाइक दिस, कि जैसे आप P0 से P1 में जाएंगे, फिर P1 से P2 में जा रहे हैं, जब आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा कि नॉर्म अगर आप हर एक पार्टीशन के लिए अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे नॉर्म इस डायरेक्शन में जीरो के नज़दीक जा रहा है। तो इस केस में आप हर एक पार्टीशन के लिए आप सी के चूज कर सकते हैं करके अब जो भी रीमन सम बना रहे हैं, इस केस में हर एक रीमन सम का एक वैल्यू होगा। ठीक है, एक लिमिटिंग वैल्यू, मतलब रीमन सम का लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए और सारे रीमन सम का लिमिट आपका सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे जो वैल्यू मैंने जे चूज किया है, नाउ जे इज नोन एज द डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ फंक्शन ओवर द क्लोज इंटरवल a, b। तो जो स्टेटमेंट मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया, तो चलिए इसको हम प्रूफ करके देखते हैं। तो
उस स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए हमको रीमन डेफिनेशन फॉर इंटीग्रेशन हमको जानना है। तो रीमन के हिसाब से इंटीग्रेशन का क्या डेफिनेशन था, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम कोई भी फंक्शन चूज करें, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक बाउंडेड फंक्शन ऐसे चूज कर लिया, ठीक है, और इसका इंटरवल है a to b। अब रीमन सम हम कैसे बनाते हैं, हम क्या करते हैं, इस जो इंटरवल है a, b को, इसको हम से फॉर एग्जांपल हम इसको n सब इंटरवल्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, n सब इंटरवल्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो हमें n सब इंटरवल्स में डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पार्टीशन चूज करेंगे। अब मैंने लास्ट लेक्चर में बताया कि पार्टीशन एक्चुअली क्या होता है, इट इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स। ये सेट ऑफ पॉइंट्स होता है जो आप इस इंटरवल के अंदर इंसर्ट कर रहे हो, ठीक है, जो इस इंटरवल को नंबर ऑफ सब इंटरवल्स में डिवाइड कर देंगे। से फॉर एग्जांपल x0 x1 एंड ऐसा करके मैंने यहाँ पे xn पॉइंट्स इस इंटरवल में चूज किया, वेयर x0 इज इक्वल टू a एंड xn इज इक्वल टू b, ठीक है। तो ये पार्टीशन जब मैं इस इंटरवल में इंसर्ट कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, नंबर ऑफ सब इंटरवल। से फॉर एग्जांपल x0 x1, ठीक है, फिर नेक्स्ट सब इंटरवल आपको मिलेगा x1 x2 ऐसा करके, एंड लास्ट में आपको मिलेगा xn माइनस 1 एंड xn, ठीक है। बीच में आप कहीं पकड़ लीजिए, यहाँ पे आप xi चूज कर सकते हैं या xk चूज कर सकते हैं, xk माइनस 1 xk लाइक दिस, ठीक है। तो ये आपने नंबर ऑफ सब इंटरवल्स यहाँ पे चूज कर लिया। अब जैसे मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि मेरा फंक्शन बाउंडेड है, रिमन के हिसाब से इंटीग्रेशन का डेफिनेशन में हम जो भी फंक्शन चूज करते हैं दैट फंक्शन शुड बी बाउंडेड, ठीक है। जरूरत नहीं है वो फंक्शन कंटिन्यूअस हो या डिसकंटिन्यूअस हो, ठीक है, लेकिन बाउंडेड फंक्शन मस्ट बी बाउंडेड। तो फंक्शन मस्ट बी आपका बाउंडेड होना चाहिए। तो बाउंडेड फंक्शन का क्या होता है, जैसे मैंने अभी कहा कि बाउंडेड फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम होता है, तो दैट मीन्स हर एक सब इंटरवल के अंदर, जैसे x0 x1 है, इस सब इंटरवल जैसे अगर यहाँ पे मैं सब इंटरवल चूज करूँ कि से इट इज x1 और हमारा जो a पॉइंट है दैट इज इक्वल टू x0, तो इस x0 के अंदर भी आप देखेंगे कि यहाँ पे भी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम आपको पॉइंट्स मिलेंगे। तो x0 x1 के अंदर में जो मिनिमम पॉइंट है, मतलब मिनिमा है, उसको हम लिखेंगे m1, स्मॉल m से हम डिनोट करते हैं m1, और जो मैक्सिमा है उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल M1 से, ठीक है, दैट इज मैक्सिमा एंड दैट इज मिनिमा। ये दिस मिनिमा, ये जो मिनिमा है m1 इट इज फॉर द सब इंटरवल x0 x1, ये जो m1 है जो है मैक्सिमा इट इज फॉर द सब इंटरवल x0 x1। ऐसा करके हम हर एक सब इंटरवल के केस में हम मैक्सिमा मिनिमा हम चूज कर सकते हैं। तो इन जनरल अगर मैं लिखूँ से फॉर एग्जांपल कि xk माइनस 1 xk, so here mk is the minima, small m is the minima, ठीक है, एंड कैपिटल mk is the maxima of the सब इंटरवल, kth नंबर सब इंटरवल का मिनिमा मैक्सिमा है, ठीक है। तो ऐसा करके हम क्या देखेंगे। और ओवरऑल फंक्शन का अगर हम मैक्सिमा चूज करें तो से फॉर एग्जांपल कैपिटल M मैं यहाँ पर डिनोट करता हूँ, दैट इज द मैक्सिमा ऑफ f of x ओवर द इंटरवल a, b, and small m is the minima of f of x over the interval a, b। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो जाता है कि हर एक सब इंटरवल के अंदर जो मिनिमा और मैक्सिमा है, जैसे हर एक सब इंटरवल के अंदर जो मिनिमा है दैट मिनिमा इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस, एंड हर एक सब इंटरवल के अंदर जो मैक्सिमा है दैट मैक्सिमा इज लेस देन और इक्वल टू द ओवरऑल मैक्सिमा ऑफ द फंक्शन। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इन शॉर्ट कि mk is greater than or equal to small m and capital MK is less than or equal to capital M, ठीक है। ये केस हम इजीली लिख सकते हैं। अब अगर मैं अपर सम, जैसे हमने पढ़ाई, मैंने आपको बताया था कि अपर सम और लोअर सम का कॉन्सेप्ट मेरे आप एरिया के लेक्चर में भी देखिए, वहाँ पे मैंने बताया था अपर सम एंड लोअर सम। तो अगर मैं हर एक सब इंटरवल के अंदर से यहाँ पे मैं डिनोट करता हूँ कि माई अपर सम is denoted by capital S and lower sum is denoted by small s, ठीक है। कैपिटल S से मैं अपर सम को डिनोट करूंगा एंड लोअर सम को मैं स्मॉल s से डिनोट करूंगा। तो अपर सम कैसे बनता है, अपर सम जैसे हर एक सब इंटरवल के अंदर आप फंक्शन का मैक्सिमम पॉइंट आप चूज करते हैं और उसी से आप रीमन सम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं अपर सम लिखूं जैसे s, तो s विल बी इक्वल टू व्हाट, m1 इंटू डेल्टा x1। अब ये डेल्टा x1 सोच लीजिए फर्स्ट सब इंटरवल जो है इसका विड्थ है, ठीक है, से m2 इंटू डेल्टा x2
ठीक है, ऐसे ऐसे करके आप लिख सकते हैं कि एम एन इंटू डेल्टा एक्स एन। सिमिलरली सॉरी, यहाँ पे मैंने कैपिटल M1 लिखना है मुझे, मैंने गलती से यहाँ पे स्मॉल m2 लिख दिया, कैपिटल M2 एंड कैपिटल Mn, ठीक है, लाइक दिस। तो इसको अगर मैं समेशन में कन्वर्ट करूँ तो मैं लिखूंगा mk इंटू डेल्टा एक्स के, अगर k इक्वल टू 1 टू, ठीक, 1 टू स्मॉल n लिखता हूँ, n इज द नंबर ऑफ सब इंटरवल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि दैट इज द अपर सम फॉर अपर रिमन सम फॉर ए एंड बी। सिमिलरली अगर मैं लोअर सम रिमन सम लिखना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, एम के इंटू डेल्टा एक्स के, ठीक है, के इक्वल टू 1 टू n। तो दिस ये हो गया आपका अपर सम और ये हो गया लोअर सम। तो ऑब्वियसली ये जो अपर सम लोअर सम आपने क्रिएट किया है दैट इज फॉर ए, अब हर एक ये जो अपर सम और लोअर सम है ये हर एक पार्टीशन के रेस्पेक्ट में आप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी मैंने पार्टीशन चूज किया, लेट दिस पार्टीशन बी पी, ठीक है, अगर इसको मैं P0 से नाम दूं दैट मीन्स ए सेट ऑफ पॉइंट्स जो भी यहाँ पे मैंने इंसर्ट किया, ठीक है, उस पार्टीशन का नाम मैंने P0 दिया। कॉरस्पॉन्डिंग टू P देयर इज ए अपर सम एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू P सेम पार्टीशन देयर इज ए लोअर सम। अगर मैं नेक्स्ट कुछ और पार्टीशन चूज करूँ P1, जो मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद कि P1 चूज करो तो उस कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट पार्टीशन भी आपका एक अपर सम होगा और एक लोअर सम होगा, ठीक। तो चलिए यहाँ से सोच लीजिए कि P0 के लिए मुझे अपर सम मिला कैपिटल एस, क्योंकि अब जैसे जैसे हम लेक्चर में आगे बढ़ते जाएंगे कैपिटल एस आप समझ लीजिए कि दैट डिनोट्स द अपर सम, एंड जो मतलब स्मॉल एस जो है उसको आप समझिए दैट डिनोट्स द लोअर सम, ठीक है। तो P0 का अपर सम है कैपिटल एस एंड लोअर सम है स्मॉल एस। सिमिलरली अगर मैं P1 पार्टीशन बनाता हूँ, आप सोचिए P1 पार्टीशन जो मैं P0 से बना रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ कि P0 में जो पार्टीशन मैंने चूज किया था, जैसे x0 x1 लाइक दिस xn, तो P1 से मैं जो P0 क्रिएट कर रहा हूँ, से फॉर एग्जांपल कि P0 के kth सब इंटरवल में मैं एक सिंगल पॉइंट इंसर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, इंसर्ट करके मैं P1 पार्टीशन को जनरेट कर रहा हूँ। दैट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे कोई kth जो सब इंटरवल है कि xk-1 एंड xk, तो ये मेरा हो गया P0 पार्टीशन। अब इसमें इसी पार्टीशन से मैं P1 बना रहा हूँ। हाउ, मैं क्या कर रहा हूँ कि इसके बीच में, इस kth नंबर सब इंटरवल के बीच में मैं कोई एक पॉइंट इंसर्ट कर देता हूँ, दैट इज जीटा। तो दैट मीन्स अब P1 पार्टीशन में क्या होंगे, सारे पॉइंट्स जो P0 के हैं वो तो होंगे, जैसे xk-1 तक होगा, और फिर आप यहाँ पे जीटा पॉइंट भी इंक्लूड करोगे और फिर xk एंड देन सो ऑन xn तक आप इसको ले लोगे। तो दैट इज द P1 पार्टीशन, दैट इज P0। अब इस केस में क्या होता है देखो, तो इस केस में हम इजीली एक चीज मैं आपको प्रूव करके बता सकता हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो P1 के लिए पहले हम अब मैंने क्या किया, यहाँ पे देखिए xk-1, अब xk-1 और xk जो सब इंटरवल है, ठीक है, ये जो सब इंटरवल है इसमें मैंने क्या किया, एक पॉइंट इंसर्ट किया दैट इज जीटा। तो अब इस सब इंटरवल को मैंने दो सब इंटरवल में डिवाइड कर दिया। तो माई न्यू सब इंटरवल हमारा xk-1 जीटा, ठीक है, और एक और क्या बनेगा जीटा कॉमा xk, ठीक है। अब ये नया सब इंटरवल बने। अब इस सब इंटरवल के हर एक सब इंटरवल के कॉरस्पॉन्डिंग आपको मिनिमा एंड मैक्सिमा मिल रहा है। तो इसका जो मिनिमा है लेट मी डिनोट बाई mk और कैपिटल M के। अब यहाँ पे भी देखिए ये सब इंटरवल दो सब इंटरवल में डिवाइड हो गया, तो इसका मिनिमा को मैंने लिख दिया, चलिए इसको लिखते हैं mk प्राइम, और मैक्सिमा पॉइंट को लिखते हैं कैपिटल mk प्राइम, और इसके केस में हम लिखते हैं, ठीक है, mk डबल प्राइम और कैपिटल mk डबल प्राइम, ठीक। तो अब यहाँ पे एक चीज़ आप देख सकते हैं कि इस सब इंटरवल में जो मिनिमा है और इस सब इंटरवल में जो मिनिमा है, ये इस सब इंटरवल के मिनिमा से मतलब बड़े होंगे, या मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू। हम क्या लिखेंगे कि mk प्राइम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू mk, और mk डबल प्राइम इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू mk डबल प्राइम। और सिमिलरली अगर हम मैक्सिमा के लिए लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, mk प्राइम इज लेस देन mk एंड mk डबल प्राइम इज ऑल्सो लेस देन और इक्वल टू कैपिटल mk, ठीक है। तो ये चीज़ इजीली हम लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए इस सब इंटरवल को पार्ट करके हमने दो सब इंटरवल बनाया। अब इस सब इंटरवल में जो ओवरऑल मैक्सिमा मिनिमा थे, ऑब्वियस सी बात है कि ये इन दोनों इंटरवल में जो मैक्सिमा होंगे इस सब इंटरवल के मैक्सिमा से कम या मतलब इक्वल हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होंगे।
तो सिमिलर केस है। तो यहाँ पे अगर मैं अभी अगर मैं यहाँ पे सिंपली मैं लिखूँ कि एम के प्राइम इंटू एक्स, मतलब अगर इसका वेट लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा, जीटा माइनस एक्स के माइनस वन प्लस एम डबल प्राइम एक्स के माइनस जीटा। ठीक है, इस सम को अगर मैं कंसीडर करूँ तो मैंने क्या किया, दोनों सब इंटरवल के अंदर में मैंने छोटा सा एक रिबन सम बनाया कि कंसीडरिंग देयर मैक्सिमा पॉइंट। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज लेस देन और इक्वल टू, मतलब ये जो है इट इज लेस देन और इक्वल टू व्हाट, क्योंकि एम के प्राइम इज लेस देन और इक्वल टू हम लिख सकते हैं कैपिटल एम के, इससे कम है तो हम यहाँ पे लिखेंगे एम के जीटा माइनस एक्स के माइनस वन प्लस एम के एक्स के माइनस जीटा। तो यहाँ पे आप एम के कॉमन ले लीजिए एंड इफ यू एड दिस टू आपको क्या मिलेगा, आपको सिंपली यहाँ पे मिल जाएगा कि एम के एक्स के माइनस एक्स के माइनस वन। ठीक है, तो ये कंडीशन आप याद रखें। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि अगर मैं P0 के लिए अपर सम बनाता, जैसे P0 के केस में अगर अपर सम में लिखता तो व्हाट मैं क्या लिखता, मैं यहाँ पे लिखता कि कैपिटल M1 इंटू डेल्टा x1 प्लस M2 इंटू डेल्टा x2 एंड सो ऑन, बीच में लिखता MK इंटू डेल्टा XK प्लस ऐसा करके लास्ट में लिख लेता कि MN इंटू डेल्टा XN। और सेम केस अगर मैं P1 के लिए अपर सम बनाऊँ तो मुझे भी मैं सेम केस करूँगा कि M1 इंटू डेल्टा x1, क्योंकि ये सारे सब मतलब ये सम ठीक ही रहेंगे क्योंकि फर्स्ट सब इंटरवल में मैंने कोई पॉइंट इंसर्ट नहीं किया, मैंने केथ सब इंटरवल में पॉइंट इंसर्ट किया। तो ये सब मैं ऐसे लिख दूंगा कि M2 इंटू डेल्टा x2। जब मैं यहाँ पे आऊँगा तो यहाँ पे क्या होगा, इसके बदले में मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे दो एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे। क्या, जैसे एम के प्राइम यहाँ पे हो गया आपका हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि जीटा माइनस एक्स के माइनस वन प्लस एम के डबल प्राइम, यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स के माइनस जीटा प्लस एंड सो ऑन द सेम एज P0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो अपर सम है, ये अपर सम क्या हो रहा है, इसमें जो ये जो दो टर्म है, द सम ऑफ दिस टू टर्म इज लेस देन दिस टर्म। तो हम क्या कह सकते हैं कि P1 का जो अपर सम है इट इज लेस देन द P0 पार्टीशन का जो अपर सम है। ठीक है, हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे जो हमको अपर सम मिला कि ऐसे S प्राइम, वी कैन राइट S प्राइम इज लेस देन S और इट कैन बी इक्वल टू, ये जो मैंने अभी जो थोड़ी देर पहले हमने प्रूव किया कि दिस द सम ऑफ दिस टू इज लेस देन और इक्वल टू दिस। ठीक है, तो यार इस वही तो वो कंडीशन यूज करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये प्रूव कर सकते हैं कि S प्राइम इज लेस देन और इक्वल टू S। और सिमिलर केस अगर आप लोअर सम के केस में देखोगे, तो अगर यहाँ पे मैं लोअर सम का केस देखूँ तो ये स्मॉल s, ये सब मेरे स्मॉल m1 हो जाएंगे, ये सब मेरे स्मॉल m2, लेट इट बी mk एंड दिस इज डॉट 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 mn। इन द सेम केस ये आपका m1 सेम रहेगा पहले जैसे ही, क्योंकि मैंने बस केथ सब इंटरवल में मैंने जीटा पॉइंट इंसर्ट किया, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा mk प्राइम। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूंगा mk डबल प्राइम। लेकिन द सम ऑफ दिस टू, क्योंकि मुझे पता है कि दो सब जो ओवरऑल जो सब इंटरवल था मेरा कि एक्स के माइनस वन, इसका जो मिनिमा है, ठीक है, दैट मिनिमा इज ऑलवेज लेस देन, सॉरी दैट मिनिमा इज ऑलवेज लेस देन ठीक है, इन दोनों सब इंटरवल का जो मिनिमा है इस मिनिमा से ग्रेटर है। तो अल्टीमेटली हम क्या देखेंगे, ये कंडीशन अगर हम सेटिस्फाई करें तो यहाँ से हम देखेंगे कि फॉर द केस ऑफ लोअर सम, यहाँ पे अगर मैं स्मॉल एस पकड़ूँ और ये स्मॉल एस प्राइम, तो फॉर द केस ऑफ लोअर सम वी कैन प्रूव कि एस प्राइम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एस। ठीक, P0 के केस में जो लोअर सम है वो P1 के केस में जो लोअर सम है उससे स्मॉलर और इक्वल हो सकता है। तो इसका मतलब क्या, जैसे जैसे आप नया नया पार्टीशन क्रिएट करते जाओगे, आप क्या देखते जाओगे कि लोअर सम का वैल्यू आस्ते आस्ते बढ़ रहा है और अपर सम का वैल्यू आस्ते आस्ते कम हो रहा है। दैट मीन्स सपोज आपने P0 से P1 बनाया, P1 से आपने P2 बनाया, P3 फिर अपने P3 बनाया एंड सो ऑन, कि P0 में जितना आपने पार्टीशन किया उससे ज़्यादा पार्टीशन आपने P1 में किया, P2 में किया, P3 में किया। तो आप क्या देखेंगे कि इसके केस में अगर लोअर सम S0 है, इसके तो आपको आप ऐसे लिखोगे कि दैट इज लेस देन और इक्वल टू S1, दैट इज लेस देन इक्वल टू S2, लेस देन इक्वल टू S3। सिमिलरली अगर आप अपर सम के केस में देखोगे तो अपर सम का केस में उल्टा हो जाएगा, S1, S2 एंड S3।
तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि जैसे जैसे हम जितना नंबर ऑफ सब इंटरवल्स हम बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, और हम पार्टीशन क्रिएट करते जाएंगे बाय इंसर्टिंग मोर एंड मोर पॉइंट्स, ठीक है, और मोर एंड मोर पॉइंट्स, उससे हमको क्या आइडिया लग रहा है, उससे हमको ये आइडिया लग रहा है कि हाँ, कि जितना लोअर सम हम बना रहे हैं फॉर ईच पार्टीशन, आस्ते आस्ते हम क्या देख रहे हैं कि इस लोअर सम का भी आपको एक मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा और अपर सम का आपको एक मिनिमम वैल्यू मिलेगा, ठीक है। क्योंकि आप अगर मैंने जो पिक्चर ड्रॉ किया वहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया, तो क्या आप रिमन सम में मैंने आपको बताया कि लोअर सम क्या होता है कि नीचे जो आप जो यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे जो भी रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहे हैं, लोअर सम मीन्स यू हैव टू ऐड द एरिया ऑफ ऑल दिस रेक्टेंगल, और आप जितना भी लोअर सम आप जितना पार्टीशन आप क्रिएट कर रहे हैं फॉर P0 P1 P2 P3, हर एक पार्टीशन के लिए जो आप लोअर सम लगाएंगे, हमेशा जो आपको लोअर सम मिलेगा दैट मीन्स सारे रेक्टेंगल का आप जो एरिया ऐड करेंगे, द एरिया ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स विच इज कंट्रीब्यूटिंग द लोअर सम इज ऑलवेज लेस देन द एक्चुअल एरिया अंडर द कर्व। तो इससे हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि लोअर सम का भी एक मैक्सिमम वैल्यू होगा, ठीक है, क्योंकि इस डायग्राम से, और अपर सम का भी एक मिनिमम वैल्यू होगा, क्योंकि अपर सम आप जितना भी बनाते हैं आप मैक्सिमम पॉइंट चूज करके बना रहे हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ से जो अपर सम आप क्रिएट कर रहे हैं, अपर सम मीन्स ये जो ऊपर वाले रेक्टेंगल आप जो अपर सम जो आप क्रिएट कर रहे हैं, तो अपर सम से जो आपको एरिया मिल रहा है दैट एरिया इज ऑलवेज ग्रेटर देन द एरिया अंडर द कर्व। तो लेकिन आप नंबर ऑफ पार्टीशन जैसे जैसे बढ़ाएंगे, जैसे हम आप मेरे एरिया के लेक्चर में देखो तो आप मैंने ये बताया कि नंबर ऑफ पार्टीशन जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आपका ये एरर कम होता जाएगा और अपर सम आस्ते आस्ते अपर सम की मतलब अपर सम इस कर्व का जो एरिया है उसके नज़दीक आते जाएगा, ठीक है। तो हम इसे कह सकते हैं कि अपर सम हैज ए लोअर मतलब आपका मिनिमम वैल्यू होगा और लोअर सम का एक आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, ठीक है। इसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे मैं कुछ लेटर ले लेता हूँ, जैसे आई दैट इज नोन एज लीस्ट अपर बाउंड ऑफ लोअर सम। लीस्ट अपर बाउंड का मतलब कि मैक्सिमम, और जे में यहाँ पे नाम ले लेता हूँ, तो पहले जे से आप इसको मत मैच करिए, ठीक है। जे इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ अपर सम। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का मतलब होता है कि मिनिमम। अब रीमन के इंटीग्रेशन का डेफिनेशन यही है कि अगर कोई भी बाउंडेड फंक्शन के लिए अगर आपने ये आपको ये आई पता है, जे पता है, एंड इफ आई इक्वल टू जे फॉर एनी फंक्शन बाउंडेड फंक्शन ओवर द इंटरवल a, b, वी कैन से आवर फंक्शन इज इंटीग्रेबल, ठीक है। तो हमारा फंक्शन हम कहेंगे इंटीग्रेबल है, ठीक है। तो इसी का यूज़ करके हम प्रूफ करेंगे जो मैंने आपको स्टेटमेंट बताया कि डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन के पहले जो हमने स्टेटमेंट बताया कि सपोज एफ ऑफ एक्स, जो मैंने बताया कि द लिमिट ऑफ द रीमान सम, हमको ये प्रूफ करना है कि अगर हर एक रीमान सम का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो मेरा फंक्शन इंटीग्रेबल होना चाहिए। तो उससे प्रूफ करने से पहले छोटा सा एक और थ्योरम हम प्रूफ करेंगे जो हमको हेल्प करेगा। चलिए उसको पहले प्रूफ करते हैं। तो वो थ्योरम ये है कि अगर कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स के लिए, सपोज एफ ऑफ एक्स इज अ बाउंडेड फंक्शन ओवर a, b, ठीक है, इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन, ठीक है, फॉर एवरी एप्सिलॉन देयर इज ए corresponding partition P such that कैपिटल S, तो मेरे केस में मैंने आपको बताया कि मेरे लेक्चर में कैपिटल S स्टैंड्स फॉर अपर सम एंड स्मॉल s स्टैंड्स फॉर लोअर सम इज लेस देन एप्सिलॉन, देन वी कैन से आवर फंक्शन इज इंटीग्रेबल, ठीक है। तो इस थ्योरम को हम प्रूव करेंगे। यहाँ पे मैंने क्या कहा कि एफ ऑफ एक्स अगर आपका बाउंडेड फंक्शन है a, b पर, और से फॉर एग्जांपल आप कोई भी एप्सिलॉन एक स्मॉल नंबर चूज करते हैं, नॉट नेसेसरी स्मॉल नंबर, यू कैन चूज एनी नंबर एप्सिलॉन, ठीक है। फॉर एवरी एप्सिलॉन यू हैव सम, आपके पास कोई एक कॉरेस्पॉन्डिंग पार्टीशन होगा P सच दैट कि उस पार्टीशन के लिए जो आप अपर सम और लोअर सम कैलकुलेट कर रहे हैं दोनों का डिफरेंस इज ऑलवेज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। तो देन वी कैन से एफ ऑफ एक्स इज इंटीग्रेबल। इसको चलिए प्रूफ करते हैं। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि
एस माइनस स्मॉल एस इज लेस देन एप्सिलॉन। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, एस लेस देन एस प्लस एप्सिलॉन, ठीक है, एस प्लस एप्सिलॉन। एंड वी नो, जैसे मैंने आपको बताया कि आई आपका क्या था, आई आपका था कि मैक्सिमम ऑफ ऑल द लोअर सम, ठीक है, आप जितना लोअर सम, अब आपको ये चीज यहाँ पे ख्याल रखिए कि आप जो भी लोअर सम बना रहे हैं वो हर एक पार्टीशन के लिए आप एक ही लोअर सम बना सकते हैं, और हर एक पार्टीशन के लिए आप एक ही अपर सम बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ ऑल लोअर सम मीन्स ऑब्वियस सी बात है कि आप बहुत सारे पार्टीशन चूज कर रहे हो, हर एक पार्टीशन का आप लोअर सम बना रहे हो और उनमें आप मैक्सिमा आप फाइंड कर रहे हो। तो मैक्सिमम ऑफ ऑल लोअर सम, जो मैंने ये कहा था कि, और इसको हम क्या कहते हैं कि लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है, ऑफ ऑल लोअर सम। तो ऑब्वियस सी बात है कि आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एस स्मॉल एस, ठीक है। एंड जे आपका क्या था, जे आपका था मिनिमम ऑफ ऑल द अपर सम। तो हम ये लिख सकते हैं जे इज लेस देन और इक्वल टू कैपिटल एस, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है कि आई इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू जी, क्योंकि आई क्या है, आई भले ही मैक्सिमम ऑफ ऑल लोअर सम हो सकता है, लेकिन इट इज ऑल्सो ए लोअर सम। और जे इज वो मिनिमम ऑफ ऑल अपर सम हो सकता है, लेकिन जे इज ऑल्सो ए अपर सम। तो इससे क्या हम प्रूव कर सकते हैं, तो जैसे मतलब इन्हीं बातों से ये प्रूफ हो जाता है कि आई इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू जे। ये कंडीशन अगर मैं यहाँ पे सेट करूँ तो एस लेस देन इक्वल टू एस प्लस एप्सिलॉन, और एस मुझे पता है इट इज लेस देन आई प्लस एप्सिलॉन। अब दिस कैपिटल एस अपर सम इज ग्रेटर देन जे और इक्वल टू जे। तो यहाँ से क्या प्रूफ होता है कि जे इज लेस देन आई प्लस एप्सिलॉन। अब ये एप्सिलॉन इज एनी नंबर, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जे इज लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन आई प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। तो यहाँ से मैं ये इन्फर कर सकता हूँ कि जे इज लेस देन और इक्वल टू आई, ठीक है, क्योंकि इक्वल टू हो ही सकता है क्योंकि यार एप्सिलॉन इज एनी नंबर। तो आप सोच लीजिए यहाँ पे कुछ भी नंबर, आप यहाँ पे सपोज आई से लेस भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप एप्सिलॉन 0 बिठा दे, लेकिन तो आप ये श्योरली नहीं कह सकते कि जे स्ट्रिक्टली लेस देन आई, क्योंकि मैंने यहाँ पे कहा है जे स्ट्रिक्टली लेस देन आई प्लस सम नंबर, और एप्सिलॉन इज सम नंबर, इट इज नॉट 0, ठीक है। तो से फॉर यहाँ से हम ये इन्फर कर सकते हैं कि जे इज लेस देन और इक्वल टू आई। लेकिन हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या देखा कि आई इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू जे, दैट इज ट्रूथ, इट इज ऑलवेज ट्रू। तो इन दोनों के कॉन्ट्रडिक्शन में ये कब हो सकता है, तो क्या जैसे जे इज लेस देन और इक्वल टू आई, एंड अगेन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आई इज ऑल्सो लेस देन और इक्वल टू जे, तो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि आई मस्ट बी इक्वल टू जे। और जब आई मस्ट बी इक्वल टू जे होता है फॉर एनी फंक्शन, तो हम क्या कहते हैं, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ रीमन इंटीग्रेशन हम क्या कह सकते हैं कि योर फंक्शन इज इंटीग्रेबल। तो यही थ्योरम हम प्रूफ कर, मतलब हेल्प, यही थ्योरम का हेल्प लेकर हम ये प्रूफ करेंगे, और जो हमने डेफिनेट इंटीग्रल के जो हमने स्टेटमेंट दिया था। तो चलिए उसको प्रूफ करते हैं। तो स्टेटमेंट में मैंने क्या कहा था कि अगर हर एक रीमन सम का लिमिट एग्जिस्ट करता है देन माय फंक्शन इज इंटीग्रेबल। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहली बात है कि जैसे अगर हम रीमन सम लिखते हैं कोई फंक्शन का कि एफ ऑफ सी के इंटू डेल्टा एक्स के वर के इक्वल टू 1 to n, ठीक है, और ये रीमन सम हमको पता है कि दैट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू अपर सम एंड ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू लोअर सम। ऐसा क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, हर एक सब इंटरवल में कोई भी पॉइंट चूज कर रहे हैं, वहाँ पे फंक्शन और सब इंटरवल के वेट को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अगर जैसे आपने ए और बी अपने ये पॉइंट चूज किया, यहाँ पे आपने कोई भी सब इंटरवल लिया, अब इस सब इंटरवल के अंदर सोचिए मेरा फंक्शन ऐसे वेरी कर रहा है, तो ये आपका मैक्सिमम पॉइंट हो गया और ये आपका मिनिमम पॉइंट हो गया। अब इसके बीच में आप कोई भी पॉइंट लेके अगर सब इंटरवल का वेट अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, तो ये जो पार्ट है दैट इज ऑलवेज लेस देन एस एंड ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल एस। इसका रीजन क्यों है? क्योंकि हमको ये पता है कि एफ ऑफ सी के इज लेस देन और इक्वल टू कैपिटल एम के एंड स्मॉल एम के। अब इसके साथ अगर आप डेल्टा के मल्टीप्लाई करोगे डेल्टा एक्स के, दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू डेल्टा एक्स के लेस देन इक्वल टू एम के डेल्टा एक्स के। तो देखिए यहाँ पे डेल्टा एक्स की इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि हम जब पार्टीशन चूज करते हैं तो हम इंक्रीजिंग केस में चूज करते हैं। जैसे x0 इज लेस देन x1 लेस देन x2 जो मैंने आपको रीमन सम में बताया था। तो यहाँ से हम बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन हम ये कंडीशन यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ कि रीमन सम का लिमिट हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। तो लिमिट एग्जिस्ट करना मतलब क्या है? लिमिट एग्जिस्ट करना मतलब ये होता है, जैसे अगर मैं कहूँ कि लिमिट x टेंड्स टू x0
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स अगर हम लिमिट के डेफिनेशन में जाए तो वहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स माइनस ए इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है, वेयर एक्स माइनस एक्स नॉट इज लेस देन सम नंबर डेल्टा, ठीक है, इज ग्रेटर देन 0। तो ये हमारा फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ लिमिट है, जहाँ पे ये कह रहा हूँ कि फॉर एवरी एप्सिलॉन फॉर एवरी स्मॉल नंबर एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट नंबर डेल्टा सच दैट अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होगा। तो इसका मतलब ये है कि लिमिट जैसे अगर आप डेफिनेशन में जो हम कह रहे हैं कि ये एफ ऑफ एक्स आस्ते आस्ते इस ए के नज़दीक जाते रहेगा, ठीक है। तो अगर इस कंडीशन को हम ब्रेक करें तो इससे हमको क्या मिल रहा है कि एफ ऑफ एक्स इज लेस देन ए प्लस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन ए माइनस एप्सिलॉन, ठीक है। तो सेम कंडीशन हम रिमान सम के केस में भी लगाएंगे। मैं क्या कह रहा था कि अगर इस रिमान सम का लिमिट एग्जिस्ट करता है तो हम ये प्रूफ कर पाएंगे कि एफ ऑफ एक्स हमारा इंटीग्रेबल है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, इसका मतलब हम ये लिखेंगे कि ऑल द रिमान सम एफ ऑफ सी के इंटू डेल्टा एक्स के लाई बिटवीन ए प्लस एप्सिलॉन एंड ए माइनस एप्सिलॉन, ठीक है, वेयर ए इज आवर द लिमिट ऑफ द एफ ऑफ सी के एंड डेल्टा एक्स के। यहाँ पे जो ए है ये हमारा रिमान सम का लिमिट है, ठीक है। ये हमने कंसीडर मतलब ये हमने इसको हमने पकड़ लिया है, ठीक है। तो ए माइनस एप्सिलॉन ये हमने कंडीशन यहाँ पे लिखा। अब क्या होगा, अब एक चीज़ देखिए यहाँ से कि इस रिमान सम में इस रिमान सम को से फॉर एग्जांपल मैं कोई पार्टीशन पी चूज करता हूँ जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि पार्टीशन पी हमने क्या क्या कहा था कि इफ लिमिट ऑफ द रिमान सम एग्जिस्ट इफ द नॉर्म ऑफ द पार्टीशन गोज टू 0। तो नॉर्म ऑफ द पार्टीशन गोज टू 0 मतलब क्या है कि हम जो भी पार्टीशन यहाँ पे चूज कर रहे हैं पी, उसका जो नॉर्म है दैट इज सफिशिएंटली स्मॉल, ठीक है, दैट इज लेस देन सम नंबर डेल्टा, और डेल्टा इज वेरी वेरी स्मॉल नंबर। तो यहाँ पे मैंने चूज किया कि ऐसा पार्टीशन हमने पी चूज किया जिसका आपका जो नॉर्म है वो बहुत ही छोटा है, ठीक है। तो फॉर दैट पार्टीशन पी, अगर ये पार्टीशन हमारा फिक्स्ड है, फॉर दैट पार्टीशन पी वी आर राइटिंग दिस सम, ये हम सम लिख रहे हैं। अब उस पार्टीशन पी के अंदर अगर मैं सी को वेरी करूँ, क्योंकि आपको पता ही है कि हम जब रिमान सम बनाते हैं ऐसे ऐसे करके तो हम क्या करते हैं, कोई भी पॉइंट हम चूज करते हैं। तो हमारे पास इतना फ्रीडम होता है कि हम इस सम इंटरवल के अंदर कोई भी पॉइंट चूज कर सकते हैं। तो अगर मैं पार्टीशन पी फिक्स रखता हूँ और सी क्यू को अगर मैं वेरी करता हूँ तो कभी इस सम को मैं अपर सम बना सकता हूँ और कभी इस सम को मैं लोअर सम बना सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से लेकिन मैं अगर लोअर सम या अपर सम बनाऊँ तो यहाँ से क्या कंडीशन सेटिस्फाई होगा, क्योंकि ऑल द रिमान सम इज लाइंग बिटवीन दिस टू। तो यहाँ से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि एस इज लेस देन, ये कंडीशन ऑब्वियसली सेटिस्फाई होगा क्योंकि जितने भी रिमान सम हम बना रहे हैं इन दोनों नंबर के बीच में ही होंगे। तो अपर सम बना रहा हो तो ये अपर सम इसके नजदीक जाएगा और लोअर सम हम जब बना रहे हैं तो इसके नजदीक आएगा। तो यहाँ से हम ये एक कंडीशन हम ये प्रूव कर सकते हैं कि एस लेस देन ए प्लस एप्सिलॉन, और एक और हम ये प्रूव कर सकते हैं जो स्मॉल एस इज ग्रेटर देन ए माइनस एप्सिलॉन। अब इन दोनों नंबर को अगर मैं अब सब्ट्रैक्ट करूं कि कैपिटल एस माइनस स्मॉल एस, तो यहाँ से मैं क्या प्रूव कर सकता हूँ, वी कैन राइट ए प्लस एप्सिलॉन माइनस ए माइनस एप्सिलॉन। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, इट इज 2 एप्सिलॉन। हेंस एप्सिलॉन इज एनी नंबर, ठीक है, और 2 टाइम्स एप्सिलॉन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि फॉर के लेट इट बी, से मैं इसको अल्फा लिख लेता हूँ कि दिस नंबर इज अल्फा। तो अब अगर मैंने जो थोड़ी देर पहले जो थ्योरम बताया कि फॉर एवरी नंबर एप्सिलॉन, जैसे मैंने बताया था वहाँ पे एवरी नंबर एप्सिलॉन देयर इज अ कॉरस्पॉन्डिंग पार्टीशन पी सच दैट अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो हम कहेंगे माई फंक्शन इज इंटीग्रेबल। तो इंस्टेड ऑफ एप्सिलॉन यहाँ पे मैंने हम उसी डेफिनेशन में अगर हम एप्सिलॉन की जगह अल्फा चूज कर ले तो भी हमारा इंटीग्रेबिलिटी का डेफिनेशन हमारा सेटिस्फाई होता है। दैट मीन्स फॉर एवरी नंबर अल्फा देयर इज अ कॉरस्पॉन्डिंग पार्टीशन पी सच दैट यू आर सेटिस्फाइंग कैपिटल एस माइनस स्मॉल एस लेस देन अल्फा, देन वी कैन से कि माई फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इंटीग्रेबल। तो यहाँ से तो चलो डेफिनेट इंटीग्रल का हमारा प्रूफ हो गया जो हम कह रहे थे, ठीक है। तो इस लेक्चर से हमने अभी तक क्या देखा कि व्हाट इज डेफिनेट इंटीग्रल। तो डेफिनेट इंटीग्रल यही है कि आप कोई भी फंक्शन का ओवर द क्लोज इंटरवल आप जितने रिमान सम बना रहे हैं हर एक रिमान सम का आपका लिमिट एग्जिस्ट होना जरूरी है और सारे लिमिट आपका एक ही लिमिट होना जरूरी है। तो जो लिमिटिंग वैल्यू निकलेगा उसी को ही हम डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ फंक्शन हम कहेंगे। तो यहाँ पे मैंने जैसे कंडीशन लिया था कि एफ ऑफ एक्स इज बाउंडेड, रिमान के डेफिनेशन में फंक्शन बाउंडेड होना चाहिए।
तो आप बाउंडेड फंक्शन आपका दो टाइप, आप दो कंडीशन कंसीडर कर सकते हो कि एक कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, और एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर ए क्लोज इंटरवल a, b इज ऑलवेज बाउंडेड। ये आप एक्सट्रीमम वैल्यू थ्योरम से आप जानते हैं कि अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है इन ए क्लोज इंटरवल देन दैट फंक्शन इज बाउंडेड, बिकॉज उस फंक्शन का आपको मैक्सिमम और मिनिमम मिलेगा। तो उसी डेफिनेशन से ये इजीली प्रूफ हो जाता है कि ऑल द कंटिन्यूअस फंक्शन ओवर ए क्लोज इंटरवल a, b यू कैन से दैट इज इंटीग्रेबल। मतलब हर एक कंटिन्यूअस फंक्शन का ओवर द क्लोज इंटरवल a, b यू हैव ए डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। लेकिन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के केस में इट इज नॉट ट्रू कि आप ऐसे नहीं कह सकते कि ऑल द डिसकंटिन्यूअस फंक्शन इज इंटीग्रेबल, ठीक है। यहाँ पे एक केस है कि अगर आपका फंक्शन का इफ f of x has a finite number of discontinuity, over the interval a, b, in that case your discontinuous function is integrable, and if f of x has an infinite number of discontinuity over the closed interval, in that case your function is not integrable। तो चलिए इसके बारे में एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ तो आपको पता चल जाएगा। से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक लेता हूँ कि f of x मेरा एक फंक्शन है एंड से इट इज इक्वल टू 1। f of x फंक्शन है और इट इज डिफाइंड ओवर एन इंटरवल से 0 to 1, ये आपका इंटरवल है जिसके ऊपर ये फंक्शन डिफाइंड है। और इस फंक्शन का डेफिनेशन मैं यहाँ पे देता हूँ कि f of x इज इक्वल टू 1 इफ x इज रेशनल, ठीक है, एंड f of x इक्वल टू 0 इफ x इज इरेशनल, ठीक है। तो ऐसा जो फंक्शन है, अब इस केस में देखिए ये दिस फंक्शन है डिसकंटिन्यूटी, इस फंक्शन का डिसकंटिन्यूटी है क्योंकि 0 to 1 के बीच में आप जो इंटरवल यहाँ पे चूज कर रहे हैं कि 0 and 1, इसके बीच में इनफाइनिट नंबर ऑफ रेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है। तो जहाँ जहाँ x इरेशनल हो जाएगा वहाँ पे आपको 0 मिलेगा और जहाँ पे रेशनल है वहाँ पे आपको 1 मिलेगा। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि ऐसे ऐसे आप कहीं 0 मिल रहा है, आप देखोगे बहुत सारे डिसकंटिन्यूटी यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। तो 0 और 1 को अगर आप नंबर ऑफ सब इंटरवल्स में डिवाइड करते हैं, से आपने एक पार्टीशन P चूज किया, यू हैव चूजन द पार्टीशन P और वहाँ पे आपने n सब इंटरवल में इस इंटरवल को आपने डिवाइड कर दिया। अब हर एक सब इंटरवल के अंदर भी आपको बहुत सारे रेशनल नंबर मिलेंगे, ठीक है, एंड बहुत सारे इरेशनल नंबर मिलेंगे। अब अगर यहाँ पे आप अपर सम बनाते हैं तो अपर सम के केस में क्या होगा, आप कोई भी सब इंटरवल चूज करिए, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे x k-1 x k, इसके अंदर आपको रेशनल भी मिलेगा और इरेशनल भी मिलेगा। लेकिन इस फंक्शन के हिसाब से इस सब इंटरवल के अंदर आपको मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगा, मिनिमम वैल्यू 0 होगा और मैक्सिमम वैल्यू आपका 1 होगा। तो अगर मैं अपर सम बनाऊं दैट मीन्स कंसीडरिंग मैक्सिमम वैल्यू इनसाइड एवरी सब इंटरवल, अगर मैं रीमान सम बनाऊं तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे कि 1 इंटू से डेल्टा x1 प्लस 1 इंटू डेल्टा x2 एंड अप टू 1 इंटू डेल्टा x1। तो यहाँ पे क्या मिलेगा कि 1 और हर एक सब इंटरवल के विड्थ को अगर मैं ऐड करूं तो मुझे ओवरऑल इंटरवल का विड्थ मिलेगा दैट इज 1 माइनस 0 एंड दैट इज इक्वल टू 1, एंड लोअर सम का अगर मैं बनाऊं तो मुझे मिलेगा 0। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, नो मैटर आप कोई भी पार्टीशन चूज करिए, आप हमेशा देखेंगे कि देयर इज s माइनस s, अगर आप कैलकुलेट करें तो आपको मिलेगा हमेशा एक फिक्स्ड नंबर 1, ठीक है। तो एज पर द डेफिनेशन ऑफ थ्योरम से हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि s माइनस s शुड बी लेस देन सम नंबर एप्सिलॉन, कि आप कोई भी नंबर एप्सिलॉन चूज करिए आपको हमेशा ऐसे एक पार्टीशन मिलेगा जहाँ पे अगर आप s माइनस s करेंगे दैट इज ऑलवेज लेस देन दैट नंबर। इसका मतलब क्या, जैसे आप कोई भी जितना भी स्मॉल नंबर चूज करिए, हर एक स्मॉल नंबर के लिए आपको कॉरस्पॉन्डिंग पार्टीशन मिल रहा है और हर एक पार्टीशन के लिए आप अपर सम और लोअर सम बना रहे हैं जहाँ पे दोनों का डिफरेंस उस स्मॉल नंबर से भी कम है। तो अगर एप्सिलॉन अगर आप इफ एप्सिलॉन गोज टू 0 it is not equal to 0, but that means if epsilon goes to 0 that means the difference between these two sum goes to 0, ठीक है। in that case our we can say my function is integrable। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि this function is this discontinuous function is not integrable, ओके, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 0 to 1 के बीच में आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। तो आज के लेक्चर में हमने इतना तक देखा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल। अब लेबनिज ने नोटेशन यूज किया
सो दैट वी कैन राइट लेबनिज हैज इंट्रोड्यूस्ड, मतलब हम कह सकते हैं कॉम्पैक्ट नोटेशन फॉर द डेफिनेट इंटीग्रल। नहीं तो हम क्या लिखते हैं डेफिनेट इंटीग्रल, हम लिखते हैं लिमिट नॉर्म ऑफ द पार्टीशन टेंड्स टू 0 एफ ऑफ सी के इंटू डेल्टा एक्स के, ठीक है, के इक्वल टू 1 to n इज इक्वल टू जे, ठीक है, इक्वल टू जे, एंड नाउ दैट जे इज नोन एज द डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स। इसी चीज को लेबनिज ने ए टू बी इस नोटेशन में लेबनिज ने डिनोट किया। अब दिस नोटेशन मीन्स एक्चुअली दिस, ठीक है, द लिमिट ऑफ ऑल द रिमल सम दैट इज जे, दैट इज जे। तो यहाँ पे दिस इट इज ये जो आप देख रहे हैं ये एस टाइप का सिंबल है, दिस स्टैंड्स फॉर सम, ए इज अ लोअर लिमिट, बी इज द अपर लिमिट। लोअर लिमिट मीन्स आप जहाँ से आप शुरू कर रहे हैं कि जैसे ए टू बी आप मूव कर रहे हैं यूजिंग पार्टीशन x0 x1 x2 लाइक दिस, एफ ऑफ एक्स हम इसको कहते हैं इंटीग्रेंड, एंड डी एक्स इट इज रिलेटेड टू डेल्टा एक्स, ठीक है। तो दैट इज द नोटेशन ऑफ ए डेफिनेट इंटीग्रल। तो आशा करता हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो आज का लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको शेयर करिए, कमेंट करना ना भूलिए। तो थैंक्स फॉर